नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे पावर सेंटर की जिसने सही मायनों में भारत का इतिहास गढ़ा, मगध। हमारे पास मगध भारत के इतिहास का केंद्र बिंदु से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं और आज हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि मगध इतना जरूरी कैसे बना, कैसे अपने शिखर पर पहुंचा और आज क्या बचा है उसकी विरासत का। तो चलिए शुरू करें। मगध हम सबने पढ़ा है 16 महाजनपदों में से एक। आज का जो दक्षिणी बिहार है, मतलब पटना और गया वाला जो इलाका है, नक्शे पर देखें तो उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूरब में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी। ये थी इसकी सीमाएं मोटे तौर पर। बिल्कुल, और ये काफी पुरानी बात है। दिलचस्प यह है कि इसका पहला जिक्र आप देखें तो अथर्ववेद में मिलता है। अच्छा। हाँ, और वहां इसे कीकिट कहा गया है, शायद इसलिए कि ये शुरुआत में जो आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र था उससे थोड़ा बाहर या अलग माना जाता था। इसकी जो पहली राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहते हैं, 5 पहाड़ियों से घिरी हुई, मतलब एकदम सुरक्षित किला कह लीजिए। हाँ, सुना है इसके बारे में। महाभारत वाले जरासंध का नाम भी इसी जगह से जुड़ता है। बाद में तो खैर पाटलिपुत्र राजधानी बनी, वो एक अलग ही कहानी है। हाँ, और यहीं से मगध की कहानी तेज होती है ना, हर्यक वंश के बिंबिसार के साथ। करीब 544 ईसा पूर्व। सही। उन्हें ही मगध का असली फाउंडर माना जाता है। और सिर्फ लड़ाई से नहीं, उनकी शादियों की स्ट्रैटेजी भी कमाल की थी। कोसल, वैशाली, इन सब जगहों पे रिश्ते बनाए। बिल्कुल, डिप्लोमेसी। हाँ, और कोसल से तो काशी जैसा बड़ा जरूरी इलाका दहेज में मिल गया। सोचिए उस जमाने में ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट रहा होगा। हाँ बिल्कुल, और ये सब बुद्ध के समय के आसपास हो रहा था। बिंबिसार, फिर उनके बेटे अजातशत्रु, इन दोनों के टाइम में मगध की ताकत बहुत बहुत तेजी से बढ़ी। उन्होंने फिर धीरे धीरे करके कोसल, वत्स, अवंती जैसे उस वक्त के जो दूसरे बड़े और मजबूत राज्य थे, उनको भी मगध में मिला लिया। अच्छा। तो वो जो एक छोटे जनपद से एक साम्राज्य बनने का सफर है, उसकी नींव यहीं पड़ी। इसी ने मगध को वो बेच दिया कि आगे चलकर, जैसा आपने कहा, मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। तो मतलब हर्यक वंश ने शुरुआत की, लेकिन जो असली पीक था वो मौर्य काल में आया। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक, पाटलिपुत्र तो जैसे पूरे भारत की राजधानी बन गया था। निश्चित रूप से मौर्य काल में तो मगध का प्रभाव मतलब पूरे उपमहाद्वीप पर था, अभूतपूर्व था वो। और ये दबदबा सिर्फ मौर्यों तक नहीं रहा, गुप्त काल के भी शुरुआती दौर तक पाटलिपुत्र ही कैपिटल रही। मगध की वो शान बनी रही। आप देखिए, कालिदास ने भी अपने रघुवंश में मगध के राजा का जिक्र बहुत सम्मान से किया है। अच्छा। हाँ, और राजधानी पुष्पपुर बताई है, जो पाटलिपुत्र ही था। तो ये दिखाता है कि उस समय भी मगध की प्रतिष्ठा कितनी ज्यादा थी। होने के बाद ये साम्राज्य कमजोर कैसे पड़ गया, मतलब क्या हुआ इसके बाद? हाँ देखिए, ये तो साम्राज्य के साथ होता ही है ना, उतार चढ़ाव। तो हुआ ये कि जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ता गया, वैसे वैसे मगध का जो राजनीतिक रुतबा था वो भी घटने लगा। 6वीं-7वीं शताब्दी आते आते वो विशाल साम्राज्य वाली बात खत्म हो गई। ये सिमट कर एक छोटा सा प्रांत जैसा रह गया। और फिर मध्यकाल तक आते आते तो इसका वो अलग वजूद भी लगभग खत्म सा हो गया। ये बिहार प्रांत का एक हिस्सा बन गया। वो जो सुनहरा दौर था वो इतिहास बन गया। पर क्या मगध पूरी तरह से सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गया? आज भी तो बिहार में मगध प्रमंडल है। बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीतिक सत्ता गई, पहचान नहीं। आज भी बिहार में मगध डिवीजन है। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, ये सब जिले उसी में आते हैं। अच्छा। और सिर्फ नाम नहीं है, यहाँ की जो सांस्कृतिक और आप कह सकते हैं आर्थिक विरासत है वो भी जिंदा है। यहाँ के जो पारंपरिक उद्योग धंधे हैं वो आज भी चल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि क्या खास है वहाँ? कई चीजें हैं, जैसे कपड़ा बुनने का काम है, खास तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, बांस का सामान बनता है, पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां और कारीगरी होती है, संगीत के वाद्य यंत्र बनते हैं, ऊनी कंबल तैयार होते हैं, और भी कई तरह की हस्तकलाएं हैं। ये हुनर जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा से। वाह। हाँ, वक्त के साथ थोड़ा बदला जरूर है, लेकिन आज भी ये यहाँ की इकोनॉमी और पहचान का अहम हिस्सा है। और हाँ, भाषा भी, मागधी भाषा यही बोली जाती है, जो पुरानी मागधी प्राकृत का ही आज का रूप है। तो हमने देखा कि कैसे एक जनपद सही लीडरशिप और सही रणनीति से इतना बड़ा बना कि उसने पूरे भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। मौर्य और गुप्त काल में अपनी बुलंदी पर पहुंचा और फिर वक्त के साथ उसका राजनीतिक सूरज ढल गया। बिल्कुल, लेकिन उसकी जो छाप है संस्कृति में, भाषा में, लोगों के हुनर में, वो आज भी जिंदा है।
ये दिखाता है कि इतिहास कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। बहुत अच्छी बात कही। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है श्रोताओं के सोचने के लिए। मगध इतना शक्तिशाली बना, इसमें उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी, मतलब नदियों और पहाड़ियों से घिरा होना, उपजाऊ जमीन, उसका कितना बड़ा रोल रहा होगा, इस पर सोचिएगा जरूर। गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ, ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।